नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जिम कक्षा। मैं हूं गजेंद्र कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने नीट, जेट और आईसीआर जैसे कंपटीशन के लिए बायोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट कर रखी है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी क्लास का। और हमारी क्लास को लेकर के आपको बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है, अच्छा कंटेंट लगता है, तो आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए। पहले आप कंटेंट देखिए, अच्छा लगे तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको पता है कि मैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रखा है मैंने। अब स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने बेसिक रिप्रोडक्शन देखा था। सामान्य जनन के अंदर मैंने फिजन के बारे में बताया था। फिजन में दो टाइप बताए थे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। कि अगर एक जीव से दो जीव बनते हैं फिजन के द्वारा, खंडन के द्वारा, तो उसको बाइनरी फिजन बोला जाता है। एक साथ बहुत दो से ज़्यादा बनते हैं तो मल्टीपल फिजन बोला जाता है। वो मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से देखा था। अगर आपको समझ में नहीं आया या आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उस क्लास को देख लीजिए। उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम, बडिंग या मुकुलन। क्या है दोस्तों? बडिंग या मुकुलन। मुकुलन या बडिंग का क्या मतलब होता है? मुकुलन या बडिंग का मतलब होता है अतिवृद्धि। किसी शरीर में अतिवृद्धि। अब वो अतिवृद्धि हो सकता है शरीर के बाहर हो सकता है शरीर के अंदर हो। मेरे शरीर में अतिवृद्धि हो गई, मान लो मेरे शरीर यहाँ से एक मुंह और निकल गया, ये अतिवृद्धि हो गई। अंदर की बात करूं, मेरे दिमाग में एक दिमाग और फिट हो गया है, या मेरे एक लीवर की जगह दो लीवर है, एक आमाशय की जगह दो आमाशय है, तो वो क्या हो गई? अतिवृद्धि। ऐसा हमारे में होता नहीं है क्योंकि हम विकसित प्राणी हैं। और ये चीजें किस में चलती है? बहुत ही सिंपल सरल प्राणियों में। ठीक है दोस्तों, पादपों में भी चलती है, सरल प्राणी, पादप, शैवाल, सब में, उन सब में चलती है। लेकिन हम यहाँ पर आपको जूलॉजी पढ़ा रहे हैं। जूलॉजी का चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला, तो उससे जंतु विज्ञान से लगते हुए, जूलॉजी से लगते हुए जो भी एग्जाम्पल्स है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या बोल रहा है ये कि किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर, क्या बोल रहा है? किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर जो अतिवृद्धि होती है, उस अतिवृद्धि से नए जीव का अगर निर्माण होता है उसको बोला जाता है क्या? मुकुलन या बडिंग। अरे समझ में आई क्या? अरे ये क्या बोल रहा है कि किसी जीव के अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। क्या अतिवृद्धि या तो शरीर के अंदर होगी या बाहर होगी, और उस अतिवृद्धि से जो नया जीव बनेगा उस प्रक्रिया को ही तो क्या बोला जाता है? बडिंग या मुकुलन बोला जाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो या सुनो। अब देखो, अंदर और बाहर दो कंट्रोवर्सी आ गई यहाँ तो इसको अपन ने दो नाम दिए बाद में। बडिंग दो भागों में बंटती है। पहला भाग कौन सा है? एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का क्या मतलब हुआ? बहिर्जात। और एंडोजीनस दूसरी कौन सी है? एंडोजीनस। एंडोजीनस का क्या मतलब हुआ? अंतर्जात। अरे नाम से पता चल रहा है, एक्सो का मतलब बाहर, और बाहर का मतलब अगर जो अतिवृद्धि हो रही थी शरीर के बाहर होगी तो क्या बोलेंगे? बहिर्जात। और अगर शरीर के अंदर होगी तो क्या बोलेंगे? अंतर्जात। क्या बोला यहाँ पे? एक्सोजीनस में अतिवृद्धि कहाँ होती है? अतिवृद्धि पैतृक शरीर के बाहर। अब बाहर किसके? इतनी देर से बोले जा रहे बाहर बाहर। पैतृक शरीर के, जीव के शरीर के अंदर या बाहर, मतलब पैतृक शरीर के अगर बाहर हो रही है अतिवृद्धि और उससे नया जीव बन रहा है, उसको बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है? बहिर्जात या एक्सोजीनस बडिंग। दूसरा एंडोजीनस या अंतर्जात की बात करें तो वो अंदर होगी। किसके अंदर? अतिवृद्धि कहाँ हो रही है? पैतृक शरीर के अंदर। कहाँ हो रही है दोस्तों? पैतृक शरीर के अंदर। और यहां पर कहाँ हो रही थी? बाहर। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मैं, पहला हाइड्रा है और दूसरा समुद्री स्पंज। जो बहिर्जात मुकुलन होता है शरीर के, पैतृक शरीर के जीव शरीर, मतलब जो पैतृक शरीर है तो उसके बाहर अगर कोई अतिवृद्धि होती है और उससे नए जीव का निर्माण होता है, उसको बोला जाता है क्या? एक्सोजीनस बहिर्जात बडिंग। और वो किस में पाई जाती है? हाइड्रा में और समुद्री स्पंज में। अब ये मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से। देखो दोस्तों, ये एक हाइड्रा है, ये एक हाइड्रा है। इस हाइड्रा के बाहर की तरफ क्या लगी हुई है? एक बड लगी हुई है, कलिका लगी हुई है। अब ये धीरे धीरे विकसित होगी, ये बड विकसित होगी। देखो यहाँ पे इतनी छोटी सी थी, यहाँ बड़ी बन गई। ये भी कौन है? बड्डी है या कलिका। बल्ड को क्या बोला जाता है? कलिका बोला जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब ये धीरे धीरे विकसित होकर के पैतृक शरीर से अलग हो जाती है और नया जीव बना लेती है। ये पैतृक हाइड्रा है और ये नया हाइड्रा है। एक तरीके का जनन हो गया ना। यहाँ पर कोई निषेचन नहीं हुआ तो कोई लैंगिक जनन नहीं होगा। कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन का प्रकार होता है क्या? मुकुलन। और मुकुलन में भी बहिर्जात जात में किस तरीके से ये एक्सोजीनस बडिंग होती है वो मैंने आपको बताई। अब दूसरा आपने पढ़ा होगा एंडोजीनस बडिंग के एग्जांपल्स में अब पाया जाता है स्वच्छ जलीय स्पंज। स्वच्छ जलीय स्पंज का नाम क्या है? स्पोंजिला। कौन सा है? स्पोंजिला। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो और उसमें पोरीफेरा किंगडम पढ़ा हो तो पोरीफेरा में एक लाइन लिखी हुई है, जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वहां पर एक एग्जाम्पल है स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज। ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है? स्पोंजिला के कोष्टक में लिखा हुआ है स्वच्छ जलीय स्पंज। तो उस स्वच्छ जलीय स्पंज में क्या होता है? इसी तरीके से होता है। ये स्पोंजिला है, स्पोंजिला का शरीर है और इसके अंदर अतिवर्धियां हो रही है। उन अतिवर्धियों को क्या बोला जाता है? गेम्यूल्स बोला जाता है। अब मैंने क्या किया, इस गेम्यूल्स को बाहर निकाल के देखा कि इस गेम्यूल्स में है क्या। अब जैसे कि अनुकूल या विपरीत परिस्थिति आती है तो ये क्या करते हैं? ये बाहर चले जाते हैं। ये गेम्यूल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके किसी सरफेस पर ऐसे चिपक जाएंगे। तो सरफेस पर चिपकने के लिए क्या चाहिए? एक माइक्रोपाइल चाहिए जो वैक्यूम जनरेट कर सके सरफेस पर। तो ये माइक्रोपाइल है। मतलब इस जेम्यूल को मैंने यहां पर देखा तो कैसा दिखता है? एक घड़े के जैसी आकृति का है जिसके अंदर कुछ कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं को बोला जाता है आर्क्यूसाइट। इसके बाहर जो आवरण है उस आवरण को बोला जाता है म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेज की बनी हुई एक आवरण है और बाहर एक घड़ा का ढक्कन सा है, उसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। और बीच में इस आवरण के अंदर कैल्शियम के स्पाइक्यूल्स या कंटिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती है। तो ये जो माइक्रोपाइल है ये क्या करता है? वैक्यूम जनरेट करता है। वैक्यूम का मतलब दबाव जनरेट करता है। किसी सरफेस पर जाकर के चिपकेगी तो चिपक सके, वैक्यूम जनरेट करेगा। वैक्यूम जनरेट करता है। ठीक है। म्यूसिलेजिनस शीथ क्या करती है? इसको सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। आर्क्योसाइट क्या करेगी? आर्क्योसाइट ही तो है जो आगे जाकर के अन्य स्पोंजिला बनाएगी। बाद में जाकर के जो स्पोंजिला बनते हैं वो इसी आर्क्योसाइट से बनते हैं। भविष्य में आगे स्पोंजिला बनाएंगे। स्पोंजिला बनाएंगे या स्पोंजिला में ये आर्क्योसाइट ही है जो परिवर्तित होती है और ये कैल्शियम स्पाइक्यूल्स, कैल्शियम कंटिकाई इसके अंदर पाई जाती है। तो इस तरीके से ये बडिंग होती है। मेरे ख्याल से अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बडिंग के रिगार्डिंग या मुकुलन के रिगार्डिंग। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम बहुत ही बेहतरीन क्लासेज ला रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। आप अगर 11th में हो तो भी आप हमारी क्लासेज ले सकते हो। 12th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, ICR की तैयारी कर रहे हो, जेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर 11th और 12th की बुक्स चलती है, NCERT चलती है, वो कंपटीशन के लिए आप हमारी ये तैयारी कर सकते हो। 11th और 12th की बुक को हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। एक बार आप इसको छाप लीजिए। अब दोस्तों आपने छाप लिया होगा। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये पार्ट कौन सा था? ये सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट था? ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हमने फ्यूजन देखा था। सेकंड पार्ट कौन सा देख लिया? बडिंग देख लिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट का नाम है फ्रेगमेंटेशन। क्या नाम है? फ्रेगमेंटेशन। नाम से पता चलता है। फ्रेगमेंट जानते हो क्या होता है? फ्रेगमेंट का मतलब होता है खंड और फ्रेगमेंटेशन का मतलब खंडों का टूटना। तो किसी जीव के अगर खंडों में टूट जाए, कोई भी जीव है अगर खंडों में टूट जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? फ्रेगमेंटेशन। अरे समझ में आ रही क्या बात? अब हम तीसरा देखते हैं क्या? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जब कोई शरीर कुछ
टुकड़ों में टूट जाए और वो टुकड़े आगे जाकर के नए जीव का निर्माण कर ले, उस प्रक्रिया को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पर लिखेंगे जब कोई जीव टुकड़ों में टूट जाए, टुकड़ों में टूट जाए और वो टुकड़े नया जीव बना ले, नया जीव बना ले, वो टुकड़े नया जीव अगर बना लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। अरे समझ में आ रही है क्या बात? कि जब कोई जीव है टुकड़ों में टूट जाए और वो टुकड़े नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो ये किस तरीके से होता है देखो दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स लिख लो आप पहले। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं इसके, तो हाइड्रा है, स्पॉन्ज है, स्टारफिश है, रोटीफर है, और एक आपको प्लांट का एग्जांपल भी बता देता हूं मैं, स्पायरोगायरा है। क्या होता है ये? शैवाल होता है। स्पायरोगायरा क्या है? शैवाल होता है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन चलता है। अब हम एग्जांपल्स के तौर पे डायग्राम में बताता हूँ स्पायरोगायरा का किस तरीके से होता है। जैसे कि ये मान लो स्पायरोगायरा इस तरीके से है। अब ये अगर टूट जाता है 3 अलग अलग खंडों में, अब ये टूट जाता है किसमें? 3 खंडों में टूट गया मान लो, ठीक है। अभी तो यहां पर कुछ वो हुआ नहीं, तो अब क्या होगा? इसमें कोशिका में विभाजन होगा और कोशिका वृद्धि करेगी। क्या होगा? सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, कोशिका विभाजन। भाई नया जीव बनेगा तो नया जीव विभाजन करके ही तो बड़ा बन सकता है ना। कोशिका विभाजन व कोशिका वृद्धि। भाई विभाजन करेगा तभी तो केंद्रक बढ़ेंगे, तभी तो जो उसके अंदर पाया जाने वाला मटेरियल है, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ होगी, तब जाकर के ये क्या बनेंगे? 3 अलग अलग क्या था ये? स्पायरोगायरा। ये 3 टुकड़े हो गए तो 3 अलग अलग स्पायरोगायरा बन गए। ये क्या है? नए स्पायरोगायरा, ठीक है। ये नए स्पायरोगायरा है। ये कौन सा था? पैतृक स्पायरोगायरा। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है। आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में बता दिया। अब दोस्तों इसकी बात यह है कहां होता है, कौन से जीवों में होता है? तो यहां पर लिख लेना सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सरल बहुकोशिकीय जीवों में। अब एक प्रोसेस और होती है जो आपने पढ़ी होगी, जिसका नाम है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन है वो किस में होती है? रीजनरेशन है वो थोड़े जटिल जो कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। इसी तरीके से होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी।
रीजनरेशन को बोला जाता है पुनरुद्भवन। क्या बोला जाता है? पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनरुद्भवन का मतलब ये होता है, आपने कभी देखा होगा कि छिपकली है, छिपकली की पूंछ टूट जाती है और वो वापस भी आ जाती है। स्टारफिश है, उसकी भुजा अपनी तोड़ लेती है और वापस आ जाती है। या फिर कोई जीव है, एक तरीके का फ्रेगमेंटेशन भी है। रीजनरेशन में मैं आपको बता रहा हूं 2 प्रकार है कि क्या लिखेंगे इसमें। अपन लिख सकते हैं कि जब भी किसी जीव की, यहां पर तो देखो ये जनन के लिए कर रहा था, यहां पर एक्सीडेंटली होता है, यहां पर जो भी होगा एक्सीडेंटली होता है। लिखो, जब किसी जीव का कोई एक्सीडेंटली, जब किसी जीव का कोई एक्सीडेंटली टुकड़े टूट जाए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी जीव का एक्सीडेंटली कोई टुकड़ा टूट जाए। सही है, जब किसी जीव का एक्सीडेंटली कोई टुकड़ा टूट जाए, कोई टुकड़ा टूट जाए और वो टुकड़ा वापस आ जाए या वापस आ जाए या नया जीव बना ले, नया जीव बना ले, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहेंगे? पुनरुद्भवन कहेंगे, रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर तो सर आपने 2 बातें बता दी कि जब किसी जीव का कोई टुकड़ा टूट जाए या फिर वो वापस आ जाए। जो टूटा हुआ टुकड़ा है, अचानक से वो क्या हो जाए, एक्सीडेंटली अगर कोई टुकड़ा टूट जाता है और वो टुकड़ा वापस आ जाए, या फिर उस टुकड़े से नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसको बोला जाता है रीजनरेशन। तो यहां पर एक तो बड़ी बात क्या है, ये किन में होता है पुनरुद्भवन? ये थोड़े कॉम्प्लेक्स जीव होते हैं, उनमें होता है। किन में होता है? जटिल बहुकोशिकीय जीवों में, जटिल जीवों में। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन आपको सेम सा लग रहा होगा। ये एक चीज तो अलग लग रही है, लेकिन एक चीज जो नया जीव बना लेता है, तो आप बोलोगे कि सर फ्रेगमेंटेशन में भी तो यही था कि जब कोई टुकड़ा टूट जाता था वो नए जीव बना लेते थे, और यहां भी ये बोल रहे हो कि जब कोई टुकड़ा टूट जाए और नया जीव बना ले। तो फिर इनमें अंतर क्या हुआ? अंतर दोस्तों, एक तो अंतर ये है कि ये जटिल जीवों में होता है और वो सरल जीवों में होता है। दूसरा अंतर ये है, ये जनन करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए खुद चल के इसने टुकड़ों को तोड़ा था, अलग अलग 3 कितने भी भागों में तोड़ सकता है। यहां पर क्या होता है, यहां एक्सीडेंटली, उसको पता नहीं था, उसके पास में तो टुकड़ा टूट गया, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि वो या तो वापस आ जाएगा या नया जीव बना लेगा। तो 2 अलग अलग बातें हैं, तो इसके भी 2 प्रकार मैं आपको बताऊंगा। अब 2 अलग अलग बात हो गई इसमें, तो 2 प्रकार बता दूं भाई। एक हो गया, एक तो टुकड़े का वापस आना और एक टुकड़े का नया जीव बना लेना। तो एक एपीमॉर्फोसिस होती है, एक मॉर्फोलेक्सिस होती है। क्या होती है दोस्तों? एक तो होती है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि जब कोई टुकड़ा टूट जाए और वो टुकड़ा वापस आ जाता है, उसको बोला जाता है क्या? एपीमॉर्फोसिस। जब टुकड़ा टूटे हुए टुकड़े से, टूटा हुआ, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, टूटा हुआ टुकड़ा वापस आए, वापस आए, तब क्या बोलेंगे उसको? एपीमॉर्फोसिस। और दूसरा बता रहा हूं मैं, मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस का मतलब क्या हो गया कि जब टूटा हुआ टुकड़ा है वो नया जीव बना ले,
टूटा हुआ टुकड़ा नया जीव बना ले। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एपीमॉर्फोसिस के एग्जाम्पल क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल, और मोर्फोलेक्सिस का एग्जाम्पल क्या होगा। तो दोस्तों मोर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस के एग्जाम्पल क्या होंगे कि टूटे हुए टुकड़े का वापस आना किस में देखते हो आप, एक तो छिपकली में देखते हो। इसका पहला एग्जाम्पल लिख लो, छिपकली में पूंछ का वापस आना। छिपकली में पूंछ का वापस आना कब आएगी, वापस टूटेगी तभी तो आएगी। ऐसे देखोगे कैसे आ जाएगी, जब पूंछ टूट जाती है छिपकली की तो वो वापस आ जाती है। छिपकली में पूंछ का वापस आना, कंफ्यूज हो तो लिख लेना, टूटी हुई पूंछ का वापस आना। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जो स्टार फिश होती है, स्टार फिश में भुजा का वापस आना। स्टार फिश में टूटी हुई जो भुजा है, टूटी हुई भुजा का वापस आना। ठीक है, टूटी हुई भुजा का वापस आना। दूसरा मोर्फोलेक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल्स है, वो है आप हाइड्रा में देख सकते हो इसका एग्जाम्पल, आप प्लेनेरिया देख सकते हो। और जो प्लेनेरिया होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इस प्लेनेरिया को चाकू की धार के नीचे जीवित कहा जाता है। ये जो प्लेनेरिया है ये क्या है, चाकू की धार के नीचे जीवित, चाकू की धार के नीचे जीवित बोला जाता है। इसको इसलिए बोला जाता है चाकू की धार के नीचे जीवित, क्योंकि प्लेनेरिया में बहुत ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है बहुत तेजी से ये रीजनरेशन कर लेता है कि अगर आप चाकू से प्लेनेरिया को काटोगे तो आप काट के फ्री होगे उतनी देर में तो प्लेनेरिया वापस बन जाएगा। इतनी तेज गति से इसमें क्या होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, इसलिए इसको चाकू की धार के नीचे जीवित कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गई बात है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात है। अब आगे बात करेंगे अपन पार्थेनोजेनेसिस की, एक बार आप इसको छाप लो। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो या सुनो, अरे यार शेयर करो, लाइक कम कर रहे हो, शेयर भी कम कर रहे हो, सब्सक्राइब बढ़वाओ भाई। लाइव क्लासेस लेके आएंगे फिर, अभी तो प्रीमियर चल रही है, 1000 करवाओ ताकि लाइव चलवाए अपन। मुझे पता है बहुत प्यारे बच्चे हो आप। और अब हम आपके लिए बहुत ही बड़ा एक और भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, एक सीरीज लेके आ रहे हैं, बहुत तगड़ी, हिंदी मीडियम के नीट एस्पिरेंट्स के लिए 11 12 सब के लिए बहुत तगड़ी चीज़ लेके आ रहे हैं हम कुछ दिनों में। बस काम चल रहा है, अभी बताऊंगा नहीं मैं, थोड़ा सस्पेंस रखना जरूरी है। सोचो क्या लेके आ सकता हूँ। छाप लिया होगा इसको आपने। आगे देखते हैं अपन किसके बारे में, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। सॉरी, अब लिखो पार्थेनोजेनेसिस। देखो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों। ऐसा हो सकता है क्या कि केवल अंडाणु से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, केवल अंडाणु या फीमेल गैमेट से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, होता है ऐसा। वहां पर मेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ेगी
तो फिर वो क्या होंगे, वर्जनल होंगे कि इनवर्जनल होंगे, वर्जन होंगे ना, तो इसलिए उस डेवलपमेंट को वर्जनल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। अरे समझ में आई है क्या कुछ बात? अरे बेटा कमेंट करके बता दिया करो, कोई परेशानी आए तो। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर लिया करो। ओके, अब लिखो पार्थेनोजेनेसिस, या इसको क्या बोला जाता है, पार्थेनोजेनेसिस को क्या बोला जाता है? हिंदी में पता नहीं, पार्थेनोजेनेसिस ही बोला जाता होगा। तो आप लिख सकते हो क्या, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। अब हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है दोस्तों, एक सिंपल से फ्लो डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं। पार्थेनोजेनेसिस ओवम या अंडाणु है, फीमेल गैमेट होता है, ऑर्गेनिज्म बोले तो जीव। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखने वाला हूं मैं, विदआउट फर्टिलाइजेशन। और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस। जब अंडाणु या फीमेल गैमेट बिना निषेचन के, किसके, बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन का मतलब बिना निषेचन के अगर नया जीव बना लेते हैं उसको बोला जाता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस। और यहां पर कोई वर्जिनिटी नहीं टूट रही है, कोई वर्जिनली नहीं हो रहा है, तो यहां इसको क्या बोलेंगे, विर्जिनल डेवलपमेंट। इसको एक चीज और बोल सकते हैं अपन, क्या, विर्जिनल, DOVELOP विर्जिनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं क्या? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहां पर निषेचन ही नहीं हो रहा है। अरे मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल ही नहीं रहे, तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसका मतलब इतना सा है कि अगर ओवम या अंडाणु से बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसको बोला जाता है क्या दोस्तों, पार्थेनोजेनेसिस। अब ये 3 प्रकार की होती है। अगर जो नया जीव है केवल मेल बनता है, केवल मेल बने, दूसरा है केवल फीमेल बने, मेल एंड फीमेल दोनों बने, मेल व फीमेल दोनों बने। तो अब इन दोनों को, तीनों को अलग अलग टर्म दी होगी, तीनों को अलग अलग टर्म दी है। उनका नाम है कि अगर केवल मेल बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अगर केवल फीमेल बनती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, और अगर मेल और फीमेल दोनों बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों। केवल मेल बनता है तो बोला जाता है उसको एरिनोटोकी। क्या, एरिनोटोकी। केवल फीमेल बनती है तो उसको बोला जाता है थैलीटोकी। और मेल और फीमेल दोनों बनते हैं तो उसको बोला जाता है एम्फीटोकी। समझ में आ रही है बात? अगर केवल मेल बनता है तो क्या बोलेंगे, एरिनोटोकी। केवल फीमेल बनेगा तो क्या बोलेंगे, थैलीटोकी।
मेल फीमेल दोनों बनेंगे तो क्या बोलेंगे, एम्पीटोकी। अरे यार याद थोड़ी रखना है, एमपी का मतलब दोनों होता है। फीमेल के अंदर गर्भाशय होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैली को ग्रहण करके रखती है, तो थैली किस में आएगा, फीमेल में तो आएगा, थैलीटोकी। बच्चा कौन, एरिनोटोकी, मेल में आ गया। क्या याद रखना पड़ा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब कैसे होती है, इन सब के एग्जाम्पल्स है वो भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिनोटोकी और ये पार्थेनोजेनेसिस है, इसके 3 प्रकार लिख देते हैं अपन। एक हो गया एरिनोटोकी, दूसरा हो गया थैलीटोकी, तीसरा हो गया एम्फीटोकी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे यहां पर, नया जीव कैसा बनता है, अंडाणु से केवल, अंडाणु से केवल मेल बनता है, मेल बने। जब अंडाणु से केवल मेल बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, एरिनोटोकी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल्स अगर आपको पढ़ना हो, आपने देखा होगा जो ड्रोन होती है, मधुमक्खियों में ड्रोन आती है, वो अगुणित होती है और वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्रोन जो कैसा होता है, अगुणित होता है। वास्प ये भी कैसी होती है, अगुणित होती है। तो ड्रोन और वास्प इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। वहां पर क्या होता है, केवल अंडाणु से मेल बनता है, और आपको पता है कि ड्रोन है वो कैसा होता है, मेल ही होता है, और वो अगुणित होता है। क्योंकि यहाँ पर यार निषेचन थोड़ी हो रहा है, अगुणित ही तो रहेगा। समझ में आ रही बात। थैलीटोकी का मतलब यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख सकता हूँ मैं, कोई डेफिनेशन वैसे नहीं लिखवा रहा हूँ, सीधी सी बात यार, क्या लिखाना, अंडाणु से केवल मेल बनता है तो उसको बोला जाता है एरिनोटोकी। उसके एग्जाम्पल है ड्रोन और वास्प। दूसरी बात करते हैं, अंडाणु से केवल कौन बने, अंडाणु से केवल फीमेल बने। तो उसके अंदर एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल आता है एक लेसर्टा सेक्सिकोला, एक छिपकली की स्पीसीज होती है, क्या नाम है, लेसर्टा सेक्सिकोला। लेसर्टा सेक्सिकोला क्या होती है, छिपकली की स्पीसीज होती है। क्या होती है, छिपकली की जाति, प्रजाति, छिपकली की प्रजाति होती है। ठीक है। एम्पीटोकी की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आप लिख सकते हो क्या, अंडाणु से मेल व फीमेल यानी नर और मादा दोनों बने, मेल व फीमेल दोनों बने। समझ में आ गई बात। इसका जो एग्जाम्पल है अगर आपने पढ़ा हो तो एफिड आता है। कौन आता है, एफिड आता है। क्या है एफिड, एक इंसेक्ट है। अरे इंसेक्ट पढ़ेंगे अपन किसमें, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि इंसेक्ट है कौन, एफिड। कौन है, इंसेक्ट है कौन, एफिड, जिसका एम्पीटोकी का नाम है। अरे यार एमपी से एफिड, ए से ए। थैलीटोकी की बात करूं तो लेसर्टा सेक्सिकोला, ये तो नाम वैसे ही याद रह जाएगा आपको, है किससे, ये किससे संबंधित होता है, फीमेल से संबंधित होता है। और जो एरिनोटोकी है वो ड्रोन है, मेल बनता है। ड्रोन किस में बनता है यार, एरिनोटोकी में बनता है। तो इस तरीके से ये पार्थेनोजेनेसिस है। तो आपको पता चल गया होगा कि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कोई डेफिनेशन लिखा ही नहीं, आप लिख लेना, एग्जाम आ जाए बोर्ड में ये बना के, यहाँ से लिख नहीं सकते कि यार कि जब अंडाणु से बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होता है उसी तो कहा जाता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस। अरे बोलो ये सुनो, अरे समझ में आ रही है बात, कि जब अंडाणु से बिना निषेचन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है उसे कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। उसमें 3 प्रकार की स्थितियां पाई जाती है कि अगर वो मेल बनता है केवल
तो वो एरिनोटोकी है। अगर अंडाणु नया जीव बन रहा है वो केवल मेल बन रहा है तो एरिनोटोकी कहेंगे, केवल फीमेल बन रहा है तो थैलीटोकी कहेंगे, मेल फीमेल दोनों बन रहे हैं तो एम्पीटोकी कहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, एरिनोटोकी के ड्रोन हो गए, वास्प हो गया, थैलीटोकी का लेसेटा सेक्सिकोला हो गया, एम्पीटोकी का एफिडिया इंसेक्टा हो गया। अरे बोलो यस और नो, समझ में आ गया क्या? अरे यस, चलो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपना ये चैप्टर का बेसिक टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हम कल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन आता है, एम्ब्रियोलॉजी में क्या आता है, एम्ब्रियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या अंतर है, लड़के और लड़की का विभेदन कैसे होता है। बोलोगे आप सर एक्स और वाई गुणसूत्र से होता है, एक्स अगर एक्स एक्स आ जाता है 23वां क्रोमोसोम तो लड़की बन जाती है, एक्स वाई आ जाता है तो लड़का बन जाता है। पर दुनिया जानती है बेटा ये बात, तो अगर आपको केजीएम के साथ में जानना है तो इससे अलग बात जाननी पड़ेगी। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, फिर मेरा क्या मतलब हुआ, मैं क्या सिखा पाऊंगा आपको? मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक्स गुणसूत्र से लड़की ही क्यों बनी और कैसे बनती है, एक्स वाई गुणसूत्र से लड़का कैसे बनता है। समझ में आ रही बात? किस तरीके से एक्स गुणसूत्र आता है तो उस जीव में मादा जनन तंत्र का निर्माण होता है, अगर एक्स वाई गुणसूत्र आता है तो उस जीव में नर जनन तंत्र का निर्माण होता है। और आपको पता है दोस्तों, इसी के आधार पर ही तो हम पहचान करते हैं नर और मादा की। वे बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर तो इसी के आधार पर पहचान कर सकते हैं। बड़ा होने की वयस्क अवस्था में तो और भी कई फीचर्स आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ नहीं आना वगैरह, ये सब कई चीज़ें होती है, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना मादाओं में। तो इस तरीके से हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से एक्स गुणसूत्र से मादा जनन तंत्र बनता है, किस तरीके से एक्स वाई गुणसूत्र से नर जनन तंत्र बनता है। अगर आपको क्लास देखनी है आगे की, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला संदेशा हम आप तक पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे कल। बाय बाय।